हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है शंकर स्टडी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपीटीपीएससी पेट 2022-23 यूथ कंपटीशन का 15 सेट सॉल्व पेपर एवं प्रैक्टिस बुक का व्यापक सही उत्तर का विश्लेषण करेंगे। लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट क्रम 15 को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में 14 क्रम संख्या को सॉल्व करेंगे। अगर आप उस वीडियो को देखे नहीं हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा सब एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे। बिकॉज जो पीछे वीडियो सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसका एक्सप्लेनेशन कर चुका हुआ हूँ, तो इस वीडियो में सेम टॉपिक पर आएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। इसका मेन कारण ये है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा न्यू कंटेंट दूँ, जिससे कंटेंट रिपीट ना हो। सो फ्रेंड्स, 85 प्लस क्वेश्चन अगर आपको सही करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो चलिए प्रैक्टिस से 14 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है? तो अकबर, राल्फ इंच ये सही है। दारा शिकोह, मनुची ये भी सही है। जहांगीर के टाइम में सर थॉमस लो आए थे, ये भी सही है। शाहजहां के टाइम में जॉर्डन आए थे, ये गलत है। राल्फ इंच जो है, राल्फ इंच कब आया था? 1583 से 1591 के बीच में फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचा था। पहला अंग्रेज व्यापारी था। कौन था? राल्फ इंच। देखिए, राल्फ इंच पहला अंग्रेज व्यापारी था। अकबर के शासनकाल में आया था, अकबर के शासनकाल में आया था। उसके बाद जो जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस लो 1615 से 1619 ईस्वी के जहांगीर के दरबार में आया था। ये दूसरा अंग्रेज शिष्टमंडल का लीडर था। इसके गुरु टैरी के साथ ये लगभग 3 वर्ष तक था। ये मांडू अहमदाबाद की यात्रा जहांगीर के साथ किया था। इसने 1608 ईस्वी में अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। दारा शिकोह के शासनकाल में निकोलस मनुची जो था, ये 1653 से 1708 ईस्वी के इतालवी यात्री था, इटली का था। 14 वर्ष की अल्प आयु में वो अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की लंबी यात्रा करते हुए भारत पहुंचा था। भारत आकर यह शहजादा दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी करने लगा। फिर 1659 ईस्वी में दारा शिकोह की पराजय और मृत्यु के बाद इसने चिकित्सा का पेशा अपना लिया। स्टोरी दी मोगरा नामक संस्करण इसने लिखा था। किताब 17वीं शताब्दी को भारत का दर्पण इसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। तो पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव डाला था यही, ये द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था। इसने स्टोरियो दी मोगरा नामक किताब लिखा था। अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा छीन लिया था। उसके समय पुर्तगाली भारत की सबसे शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति थी। निम्नलिखित में से कौन एक सही कालक्रम है? तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य, ये वाला ऑप्शन ए सही है। शंकराचार्य जो थे 8वीं शताब्दी से रिलेटेड हैं। इनका जन्म केरल में हुआ था। ये सन्यासी थे। काशी में इन्होंने अध्ययन किया था शंकराचार्य, और ये अद्वैतवादी निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर इन्होंने जोर दिया था। ये ब्रह्मसूत्र, भाष्य और उपनिषदों पर टीका किया था। भगवद गीता पर भी टीका किया था। इन्होंने 10 नामी नामक अद्वैत विचारधारा की 10 शाखाएं संगठित की थी। इन्होंने देश के चारों कोण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 4 मठ स्थापित किए थे। फिर अब देखते हैं रामानुजाचार्य क्या थे। रामानुजाचार्य जो थे 1710 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक थे। फिर ये जो निम्मकाचार्य हैं, निम्मकाचार्य वो 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु में जन्म
हुआ था इनका, और दैत्यवाद मत के प्रवर्तक थे। माधवाचार्य जो थे, माधवाचार्य 1199 ईस्वी में जन्म हुआ था और ये दैत्यवाद दर्शन के प्रतिपादक थे। इनका संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय था। स्वामी रामानंद इम्पोर्टेंट, ये 1299 ईस्वी में प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था और 1411 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। स्वामी रामानंद जाति प्रथा के विरोधी थे। इन्होंने एकता पर बल दिया। ये प्रथम वैष्णव संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से अपने विचार जनता तक पहुंचाए। कबीर का जन्म कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में जन्म हुआ था। गुरु नानक जो थे, गुरु नानक, तो 1469 में उनका जन्म हुआ था और 1539 में उनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु नानक जो थे एक केशरवाद के अनुयायी थे। सिख धर्म के ये संस्थापक इन्हें माना जाता है। ये मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों से का विरोध किया था। चैतन्य जो है, चैतन्य महाप्रभु 1485 ईस्वी में बंगाल के पश्चिम बंगाल जो है नदिया जिले में जन्मे थे। वो कृष्ण भक्ति पर इन्होंने बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? किसके समकालीन था? तो एक कनिष्क के समकालीन था। इसके समकालीन था तो एक कनिष्क के समकालीन था। अश्वघोष एवं वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। तो पता है आपको, कृष्ण कुषाण शासक जो कनिष्क के समय में जो कश्मीर के कुंडलवन में जो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, तो उसमें क्या थे? वसुमित्र जो थे उसमें अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? कौन जाना था? महापद्म नंदन। क्यों जाना जाता है? ये नंद वंश का, महापद्म नंद जो है नंद वंश का संस्थापक था। ये पहला शूद्र शासक था। इसने क्षत्रियों का नाश करने वाला सर्व क्षत्रांतक इसको कहा गया। और अपरशुराम मतलब दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। इसने एक राट और एक छत्र की उपाधि, महापद्म नंद ने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस कानून ने पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? कौन सा है? चार्टर्ड एक्ट 1853। कौन सा? चार्टर्ड एक्ट 1853। चार्टर्ड एक्ट 1853 ने कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों का पृथक कर दिया। से विधान परिषद में जो थे 12 सदस्य होते थे। एक कमांडर चीफ होता था, एक गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के परिषद में 4 सदस्य होते थे। 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य होते थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव के पक्ष में आए थे? इम्पोर्टेंट है। तो कौन आए थे? भूला भाई देसाई, एक कांग्रेस के लीडर थे। कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था। रिहा किए गए फौजियों की आर्थिक सहायता देने तथा उनको रोजगार की व्यवस्था के लिए आजाद हिंद फौज राहत जांच समिति बनाई गई थी। ये सब समिति ने मुकदमा लड़ना शुरू किया था। भूला भाई देसाई बचाव पक्ष के वकीलों की अगुवाई किए थे। इनमें सप्रू कार्टूज और आशावली उनके सहायक थे। गांधी जी ने अनंता सबना अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया था? मतलब दूसरे टाइम कब स्थगित किया था? तो ऑप्शन डी 1934 में। क्या हुआ कि दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। फिर 5 मार्च 1931 को कब गया था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के उपरांत क्या हुआ था? आंदोलन रोक दिया गया था। फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में गांधी जी कहते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन चले गए थे।
फिर उसके बाद फिर वहाँ पर बात नहीं बनी तो 1932 में दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। फिर क्या हुआ कि सरकारी दमन के कारण 1934 में अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो नारा भगत सिंह ने दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत में प्रवेश करते थे। हाँ, और जब बाहर निकलते थे तो साम्राज्यवाद मुर्दाबाद सर्वहार जिंदाबाद का नारा लगाए थे। इनकलाब जिंदाबाद का रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, लेकिन को मशहूर कौन बनाया था? तो भगत सिंह ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 कथन 1 प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। तो ऐसा ही है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ये गलत, संकीर्ण हितों के लिए नहीं लड़ता था, इसका लड़ना पूरा बहुत ज्यादा व्यापक था। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता है तो सवाना घास जो है पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता है। कुछ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देखते हैं। जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन है? सवाना है, कंपोस है, लानोस है, ये उष्णकटिबंधीय। जो सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है। और कंपोस्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में। और लानोस कहाँ का घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो वेनेजुएला एवं कोलंबिया में। इंपॉर्टेंट है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? तो प्रेयरी है, पंपास है, बिल्ड है और डाउन्स है और स्टेपीज है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से? प्रेयरी जो अमेरिका में मिलता है, पंपास है जो अर्जेंटीना में मिलता है, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिलता है, स्टेबी जो है रूस और एशिया के कुछ पार्ट में मिलता है। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है किसी मतलब रिक्टर स्केल पे, RH स्केल पे मानी जाती है, मापी जाती है। डेसिबल क्या होता है? ध्वनि की मापी जाती है तीव्रता। और pH पैमाना क्या होता है? बिलियन की जो होता है ना, अम्लता, एसिड, क्षारीयता, ये सब मापी जाती है। सेल्सियस जो है वो तापमान को मापा जाता है। कुछ एल्युमिनियम कंपनी है जिसकी अवस्थित है तो बाल्को कहाँ पे है? तो कोरबा में। हिंडाल्को कहाँ है? तो रेणुकूट में हिंडाल्को है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ पे है? तो हीराकुंड है जो उड़ीसा में। और नालको कहाँ है? तो कोरापुट में है। कोरापुट भी उड़ीसा में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गर्म जल के स्रोत हैं और अवस्थिति इनका देखना है तो मणिकरण कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है जो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कहाँ? तो ये कुल्लू जिला के पास है। ज्वालामुखी क्या है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है जो कांगड़ा जिला में है। ज्वालामुखी जो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला में, तो जम्मू कश्मीर वाला ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनहोनी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? ये छिंदवाड़ा जिला में। ये तप्त पानी कहाँ पे है? तो ये भी उड़ीसा में है। कहाँ? गंजम जिला जहाँ हाथी बहुत ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो रूस तो अब निकल गया, तो स्पेन नहीं है। अब G7 हो गया है। G7 विश्व का 7 औद्योगिक रूप से विकसित है जो गैर समाजवादी देश का संगठन था। G7 में कौन कौन से देश हैं इस समय? तो अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, ब्रिटेन है और फ्रांस है, इटली है और जापान है। ऐसा 2014 में रूस को यूक्रेन पर कार्रवाई के लिए G8 से तब G8 था उस समय तो हटा दिया गया था। अब इस समय G7 है। और रूस को कब शामिल किया गया था?
G8 में, तो 21 जून 1997 को। बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है, तो इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा क्या होगा, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है लगभग। और अगर पूछे जाए इंडिया में सबसे ज़्यादा बौद्धों की जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो सिक्किम में पाई जाती है 27.39%। उसके बाद अरुणाचल में 11%। महाराष्ट्र में लगभग 5% के अप्रॉक्स पाई जाती है बौद्धों की जनसंख्या। 2005 से 2006 के प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसमें था कि ग्रामीण स्वच्छता नहीं था। क्या क्या था, ग्रामीण आवास था, पेयजल था, ग्रामीण सड़क था, सिंचाई था, जलापूर्ति था, और क्या कहते हैं विद्युतीकरण था, और ग्रामीण दूर संचार था। BIFR संबंधित है, किसे संबंधित है, तो रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन विषय है, आर्थिक नियोजन विषय है, तो किसका विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन विषय को लेकर ही भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की थी। मुद्रा में वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन सा है, तो ये है RBI। RBI क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है। ये क्या करता है, ये सलाहकार की भूमिका का निर्वहन करता है, सरकार को सलाह देता है, और बैंकों के खातों का रख रखाव और नियमन ये सब चीज करता है। नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही कथन। नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, सही है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी सही है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति सीमित में मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, गलत, ये सदस्य के द्वारा चुना जाता है। वार्ड समिति का अध्यक्ष वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता, किसको करता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राष्ट्रपति को करता है। कौन, अनुच्छेद 217 के पार्ट ए में इसके बारे में दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितना है, तो कुल सदस्य संख्या कितना है, तो 1/10 है। देखिए अनुच्छेद 100 में इसके बारे में, अनुच्छेद 100 के उपखंड 3 में इस बारे में दिया गया है लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए दिया गया है। राज्यसभा में भी 1/10 ही चाहिए, जैसे विधानसभा होता है ना, वहाँ राज्यसभा में नहीं, विधानसभा में होता है, जो स्टेट का होता है, राज्य का होता है, उसमें 189 आर्टिकल में उसमें दिया गया है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो नगरपालिका से कार्यपालिका का पृथक, ये तो नहीं है, ठीक है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, नहीं, ये नगरपालिका से कार्यपालिका का पृथक कौन सा है, तो भी नहीं है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये भी नहीं। अछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी नहीं। हमारी मिली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, ये है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कब जोड़ा गया था, तो सरदार सवर सिंह जो समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन के 1976, ऐसे याद कर सकते हैं 1976, 4-2-6 लास्ट में 76 होगा। 44वें संविधान संशोधन आएगा तो 1978 होगा, 4-4-8 लास्ट में 8 होगा, तो ऐसे याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 क जोड़ा गया, और 51 अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसमें से 11 मूल कर्तव्य हैं। पहला मूल कर्तव्य है जैसे कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा क्या है कि मतलब जो क्रांतिकारी थे, जो स्वतंत्रता क्रांति, उनके आदर्शों पर चलें, और तीसरा क्या है, एकता और अखंडता को बनाए रखें। और चौथा क्या है, देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पित रहें। और पांचवा क्या है,
5वां क्या है, समता और समान भातृत्व की भावना रखना, प्रथाओं का त्याग करें, स्त्रियों के सम्मान करें। और 6वां क्या है, संस्कृत की गौरवशाली परंपरा को जीवित रखें। और 7वां क्या है, जैसे कि प्रकृति पर्यावरण का संवर्धन करें। 8वां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञान अर्जन के करें। 9वां क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। 10वां क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र क्या हो, निरंतर आगे बढ़ता रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट 11वां जो जोड़ा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को माता पिता या माता पिता नहीं तो उनके अभिभावक जो संरक्षक हैं, उनका कर्तव्य होगा कि बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। एक अमेंड किया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष अनिवार्य शिक्षा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं जिन पर पंचायत को विधि बनाने का शक्ति प्रदान है। और भाग 9 में पंचायत से रिलेटेड दिया गया है। 24 अप्रैल और 1993 को ये प्रभावी हुआ था पंचायती राज, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिका को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण एक जैव सूचक है, तो कौन सा है, तो ये लाइकेन है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण एक जैव प्रदूषक है, तो ये लाइकेन है। लाइकेन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, शैवाल होते हैं और कवक से बने होते हैं, जो SO2 के सल्फर ऑक्साइड के संपर्क में आने से मर जाते हैं। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है, तो किसके पाचन में सहयोग करती है, तो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। लाइसोजाइम जो होती है जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है, किस विधि, यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। जबकि कार्बन डेटिंग के माध्यम से क्या होता है कि पौधों का मापन किया जाता है, पौधों की उम्र का। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनाइल का उपयोग किया जाता है, तो किसके निर्माण किया जाता है, बेकेलाइट जो होती है प्लास्टिक, इससे क्या आते हैं, स्विच प्लग ये सब बनाया जाता है। मग बाल्टी कक्का जो होते हैं ना, इसे बेकेलाइट से बनाया जाता है। आकाश नीला दिखाई देता है, किस कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कैसे होता है, जैसे कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो क्या होता है कि देखिए, प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल जो कण होते हैं जो उड़ते हैं वो विभिन्न दिशाओं में फैले रहते हैं। इस प्रक्रिया से जो प्रकाश पड़ता है तो उसका प्रकीर्णन होता है, मतलब स्कैटरिंग होता है, फैल जाता है। जो बैगनी रंग का प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज़्यादा होने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण डूबता हुआ या उगता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। अगर तरंगदैर्घ्य जो होता है वेवलेंथ जो कम होने पर प्रकीर्णन अधिक होता है, दोनों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन कम होता है। तरंगदैर्घ्य जो होता है कम होने पर प्रकीर्णन अधिक होता है। हाँ, तो जबकि अधिक तरंगदैर्घ्य होने पर प्रकीर्णन कम होता है। जैसे बिग ब्योर है ना, तो बिग ब्योर में वायलेट जो है, जो बैगनी रंग है, उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसीलिए प्रकीर्णन उसका ज़्यादा होता है। रेड का प्रकीर्णन जो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है तो प्रकीर्णन उसका कम होता है। क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी रासो किस कवि की रचना है, तो किसकी रचना है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चंद्रवरदाई की रचना है। लोहा मानना मुहावरा किसका है, तो ये श्रेष्ठता स्वीकार करना, मतलब लोहा माना। लौह पुरुष किसको कहा जाता है, तो सरदार पटेल को कहा जाता है। इसमें संधि विच्छेद देखना है। धर्म प्लस आत्मा ये गलत हो जाएगा, धर्मा प्लस तमा ये कोई सेंस नहीं बन रहा है। और जैसे ये है धर्मा प्लस थमा, ये भी नहीं कोई सेंस। धर्म प्लस आत्मा ये दीर्घ स्वर संधि है, जैसे कि अ प्लस आ मिलकर
आ हो जा रहा, धर्मात्मा हो जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के नियम से त्रुटि खोजना है इसमें। तो इसमें कहा तुम निसंकोच चले जाइए, तुम यहाँ आ गया चले जाइए तो ये गलत हो जाएगा, रिस्पेक्ट दे रहा। आप निसंकोच चला जाओ, चला जाओ तो कोई सेंस नहीं बनता है, भी गलत हो जाएगा। आप निसंकोच चले जाइए, ये सही लग रहा है। आप निसंकोच चले जाइएगा, गलत। तो ए वाला सही होगा, आप निसंकोच चले जाइए, क्योंकि क्योंकि आप आदर सूचक सर्वनाम है। ठीक है, अतः इसमें इसके साथ क्या होगा कि बहुवचन आएगा, बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो रेखांकित शब्द जो है, एक शब्द बताना है। इसका एक शब्द क्या होगा, आंखों के सामने घटित, मतलब प्रारूप तो होगा नहीं, प्रत्येक तो नहीं होगा, प्रवचन तो होगा नहीं। प्रवचन जो कहते हैं, जो देते हैं भाषण, वो होता है। तो ये प्रत्यक्ष होगा। काफी अच्छा क्वेट है। सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। फ्रेंड्स, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो आपको किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आसान बना देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो ये आगरा में है। आगरा में। जैसे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? कुछ तो कोयम्बटूर में है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स से कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है? तो पुणे में है। केंद्रीय तिब्बत शिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो वाराणसी में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया था? तो ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अकादमी जिम्मेदार है? तो संगीत अकादमी जिम्मेदार है। संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1952 में दिल्ली के रविंद्र भवन में की गई थी। ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। इसका काम क्या होता है? फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान करता है। ये ललित कला अकादमी है, जो ये ललित कला अकादमी है, इसकी स्थापना 1954 में किया गया था, ये भी दिल्ली में हुआ गया था। और साहित्य अकादमी जो है, इसकी भी स्थापना ये इसका 1955 में किया गया था। तो संगीत अकादमी 1952 में, ललित कला अकादमी 1954 में, साहित्य अकादमी 1955 में, ये सभी दिल्ली में। भारत नाट्य अकादमी कहाँ पे है? तो भातखांडे संगीत संस्थान कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। अब भारत कला भवन कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं? इम्पोर्टेंट है। तो धान के खेत से भी मीथेन निकलता, पशुधन है इससे भी निकलता, गन्ने के खेत से निकलता, मोटर वाहन से नहीं निकलता। मोटर वाहन से नहीं निकलता, तो ऑप्शन ये होगा। मोटर वाहन से क्या निकलता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड SiO2 निकलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व का अध्यक्ष है? तो पहले जब ये क्वेश्चन बना था तो जिम योंग किम थे, जो साउथ कोरिया के थे, ये थे। इनका नियुक्ति 1 जुलाई 2012 को हुआ था। लेकिन अब 13वें जो अध्यक्ष हैं, ये 12वें थे, अब 13वें अध्यक्ष कौन है? इम्पोर्टेंट है। डेविड मालपास थे, वो हैं डेविड मालपास हैं 13वें, जो अमेरिका के हैं। इनका कार्यकाल क्या है कि 9 अप्रैल 2019 से 5 साल के लिए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही मेल खाता है? कौन सा सही मेल खाता है? तो इसका होगा ऑप्शन बी, ज्वारी हाइपोथीसिस। कौन दिया था? जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी ने दिया था। नेबुलर परिकल्पना जो था आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत वो फ्लोटिंग वाला होता है। नेबुलर परिकल्पना का सिद्धांत कौन दिया था? तो पियरे साइमन डी लाप्लास ने दिया था। जबकि गैसीय हाइपोथेसिस का सिद्धांत कौन दिया था? इमैनुअल स्वेडेनबर्ग ने दिया था। और जो ग्रही हाइपोथेसिस का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमस सी चैम्बरलिन और फास्टर आर मोल्टन ने दिया था। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए, मनी बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? भारतीय राज्यों में कहाँ करेगा? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर जब केंद्र के संसद में होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? इम्पोर्टेंट है। किसने बनाया था? आसफ उद दौला ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1784 में बनाया था। ये आसफ उद दौला अवध का चौथा नवाब था। क्यों बनाया गया था? उस समय अकाल पड़ा था तो उसके लिए ये राहत परियोजना के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, नाइट बैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की रैंक है तो 3rd नंबर रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय IMPO का उद्घाटन किस संस्था पर किया गया? तो IITM पुणे में किया गया। IIT पुणे क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना जो है वहाँ पर क्या कहते हैं, देशी मौसम विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर किया गया था। कब किया गया था? तो 28 फरवरी को किया गया था विश्व विज्ञान दिवस के अवसर पर। किसने किया था? तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया था। 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्य सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 120वां स्थान है। अब पहला स्थान 100 पॉइंट था। 100 पॉइंट में इंडिया की स्कोर 60.07 के अप्रॉक्स था। लेकिन फिनलैंड का पहला स्थान। जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जेट एयरवेज के मुख्य कार्यकारी? तो संजीव कपूर को नियुक्त किया गया। संजीव कपूर इसके पहले के ओबराय होटल के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जीवन बीमा निगम LIC के मुख्य वित्त अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुनील अग्रवाल को नियुक्त किया गया। ये पहले बाहरी व्यक्ति हैं जिनको CFO नियुक्त किया गया। 64 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो IIT कानपुर ने विकसित किया है। इसका काम क्या है? इसका प्रयोग फसलों के बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए, ठीक है, रासायनिक कीटनाशकों के उसके विकल्प के रूप में इसका यूज होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एयरलाइन सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बनी? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। कौन सा है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विद्या बालन को। इसका हैशटैग क्या है? हैशटैग डू द स्मार्ट थिंग। उसको चैंपियन को बढ़ावा देने में इसका मदद करेंगी। क्वेश्चन नंबर 67 डिजिटल बैंकिंग संचालन के लिए किस बैंक ने नितिन चुग को उप प्रबंधक निदेशक DMD नियुक्त किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का नाम क्या है? इसका नाम क्या है?
कवच नाम है। इसका नाम क्या है? कवच। कौन बनाया था? रिसर्च डिजाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? DN पटेल को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में किसने द ब्लू बुक नामक पुस्तक लिखी है? तो ब्लू बुक पुस्तक लिखी है कौन? अमिताभ कुमार ने लिखी है। अब अगला है, क्या है कि गद्यांश है, इसको पढ़ करके इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के सबसे इजी ट्रिक यही है कि सबसे पहले आपको प्रश्न देखना है और उस प्रश्न को जो क्या कहते हैं कीवर्ड होते हैं, जो मेन वर्ड होते हैं उसको हाईलाइट करना। जैसे सही वक्त, अब उसमें देखना सही वक्त कहाँ पे है और इसमें निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, ये हाईलाइट करना है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। फिर उसके बाद शीर्षक है, शीर्षक को आप पूरा जब वाक्य पढ़ेंगे तभी पता चल पाएगा। फिर गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है, उसमें देखना पड़ेगा कौन सा शब्द प्रयोग में नहीं है। ठीक है। मैथिली शरद गुप्त किस युग के प्रतिनिधि कवि हैं? ठीक है, तो ये इसका इसमें देखना मैथिली शरद गुप्त किस युग के प्रतिनिधि कवि, तो ये प्रतिनिधि कवि कीवर्ड हुआ, वहां पर सर्च मारना होगा। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यह मैथिली शरद गुप्त किस युग के प्रतिनिधि कवि हैं? तो इसको देखते हैं किस युग के प्रतिनिधि कवि कहाँ पे लिखा है। तो आते हैं यहाँ पे, तो लिखा है मैथिली शरण गुप्त गांधी युग के प्रतिनिधि कवि थे। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, कहाँ पे 75 है, तो ऑप्शन गांधी युग, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसका ये हो जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसे कीवर्ड ढूंढ ढूंढ कर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये भी है जो क्या कहते हैं गद्यांश है, इसको बेसिक कीवर्ड हाईलाइट कर करके आपको सॉल्व करना होगा। तो फ्रेंड्स, यूपी पेट और अन्य यूपी एग्जाम के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।